नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डैंग एफपीआरटी के मंच से पुनः आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप अपने परिवार के साथ अच्छे से होंगे और आपका काम भी बढ़िया से चल रहा होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आज हमारे बीच डबल टीओटी स्पीकर हैं। आप अपने अपने कैमरे जरूर ऑन करें ताकि स्पीकर से अगर कुछ लेना है ना, बढ़िया लेना है। बार बार कहा जाता है उसको, अगर चेहरे दिखते हैं ना, वरना तो स्क्रीन ही दिख रही होती है, उसको मजा नहीं आता बात करने का। और आपके पास कोई भी क्वेश्चन होंगे, आप अपने क्वेश्चन लिखना। इससे पहले हम स्पीकर को बुलाएं, हम एक दो शेयरिंग लेंगे। जिसके पास भी कोई अच्छी शेयरिंग है, आप अपने डिजिटल हैंड रेज करें। सुमन कुमार ने डिजिटल हैंड रेज किया है। सुमन जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर, आप गुड सभी को। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मैं मधुबनी से हूँ, बिहार से। जी। जी सर, मेरा 29 मार्च के डेट में 1 लाख रुपया प्रीमियम कम हो रहा था गैलेक्सी के लिए। सर मैं एक पार्टी के पास गया था, उनका मेच्योरिटी था। तो वो बार बार एसआईपी की तरह कर रहे थे, हमको एसआईपी ही करना है, आप मेरा मेच्योरिटी करवा दीजिए, उसके बदले बदले मैं आपको एसआईपी दे दूंगा। ऐसे में हमको एहसान कर रहे हैं। तो आप ही लोग से सर सीखा था, जो कस्टमर जो चाहे वो उसको बताना है, लेकिन हमें जो सेल करना है वो लास्ट में हमको सेल करना था। हमको प्रीमियम भी चाहिए, कमीशन भी चाहिए। तो पहले उनको एसआईपी बताए, तो बोले ठीक है, 2500 रुपया पर मंथ का जो न्यूनतम है वो कर दीजिए। बताने के बाद थोड़ा देर हम सोचे, इससे तो मेरा काम नहीं चलने वाला है, और लास्ट डेट ही आ गया है, तो उनको दिक्कत हो जाएगा, फिर गैलेक्सी नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद उनको बोले, जो आपको एक बार जीवन उत्सव बताए, जो कम टर्म में चाहते थे तो जीवन उत्सव बताए, उसमें बोले नहीं ये नहीं हो, हमको हर एक साल पैसा नहीं चाहिए। तो बोले वन टाइम चाहिए। तो फिर जीवन लाभ 1610 बताए। तो उसके बाद बोले, भाई साहब जो एक चीज और आप समझ लीजिए, लेना नहीं लेना तो आपके बस की बात है, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर 2115 बताए, तो लास्ट में उनका मेच्योरिटी अच्छा लगा उसमें, तो वो मान गए। और सर हम लोग के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से 49,000 प्रीमियम हुआ था, ईयरली प्रीमियम हमको दिए। तो जब सब कुछ कंप्लीट हो गया प्रपोजल, तब बोले हमको लेना नहीं था, लेकिन आपके बातों में आकर के हमको पॉलिसी आपको देना पड़ा। तो उसके वजह से सर मेरा गैलेक्सी कंप्लीट हो गया था उसी से। बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत मुबारक है। जी सर, थैंक यू अब सर। मैं चाहूंगा ये खुशियों की चाबी, आप कुछ बोलेंगे सर? इतनी आपने ट्रॉफी लगाई है, क्या नाम क्या है सर आपका? सर नमस्ते सर, जय श्री ग्राफिक्स से। सर हाँ जय जी। श्री ग्राफिक्स मेरी फर्म है, वो नाम पहले वही आता है। जितेंद्र अजमेरा नाम है मेरा। अच्छा, अरे वाह, जितेंद्र जी। जी यस सर, सर। और कोरोना के बाद ही सर आया हूँ। मेरा प्रिंटिंग का और फोटोशॉप का काम है, मतलब फोटो गिफ्ट का काम है। अच्छा जी। शादी कार्ड वगैरह तो बंद कर दिया अब मैंने। लेकिन एक चीज है, आप लोगों के साथ जो अगस्त में भी आया था, उसमें देखा था सबको, आप लोगों को। तो इस साल मैंने 108 पॉलिसी तो कर ली है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन 90 का मालूम चला ना सर, 90 से 100 तक पहुंचने में बहुत तकलीफ आई। सबसे बड़ी दिक्कत आई रिबेट की। जी और जो आपने बोला ना छोड़ के निकल जाओ, तो वो छोड़ के निकल रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ। जी जी जी। और एक फॉर्मूला अभी मैंने पिछले दिनों करा है राजेश चेतन सर का, कि चेक ले लो कि भैया मैं प्रपोज करता हूँ, आपको मिलेगा कितना, क्या नहीं मिलेगा। वो एक मैंने मेडिकल भी करा दिया है उसका। एक 3 करोड़ का कराया है पार्टी का, और वो चाह रही थी कल 2,000 रुपये महीने की, मतलब 20-25 हजार की साल की किस्त, एक पॉलिसी कर दो एहसान मान के मेरे पे। वही चीज। लेकिन मैंने उसका एक पास करवा दिया है सर। अब उससे एक दो दिन में वापस बात करूंगा। कुछ ना कुछ बड़ा सोच जो है ना आप लोग, बड़ा सोच के लिए जो बता दो, वो बड़ी सोच में ही लगा हुआ हूँ। जितेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं ब्यावर राजस्थान, अजमेर डिस्ट्रिक्ट पे। अजमेर अब तो डिस्ट्रिक्ट। ब्यावर डिस्ट्रिक्ट बन गया है। जी जी। जी सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत गुड है सर। अब म्यूट कर लीजिए अपने आप को। और कोई भाई? संजीव पुरी जी। एंड नमस्कार। मैं पिछले वीक गुवाहाटी में था। तो एक अब क्लब में क्वालिफाई, एक कॉन्टेस्ट क्वालिफाई किया था। वहां पे जाके कुछ ऐसा शेयरिंग के लिए नहीं है, पर वहां पे जाके माइंड ओपनिंग होती है कि हमें लग रहा था कि हम इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, हम मेट्रो सिटी में बैठे हैं तो यही बिजनेस है। वहां पे जाके ओपनिंग होती है कि लोग छोटी छोटी जगह में भी, धनबाद में और भी छोटी छोटी जगह में लोग, हम दिल्ली एनसीआर से बैठे बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, जबकि वह प्रीमियम छोटा है। अगर हम अपने जो आज आपके सेशन है बैक टू बेसिक, अगर उसको प्रॉपरली अप्लाई करते हैं ना, बी और सी टाउन पे भी,
तो हम यहाँ बैठे भी बड़ा बड़े बिजनेस कर सकते हैं। बेसिकली जैसे आज हम एफपीआईटी के माहौल में, ऐसे बड़े माहौल में रहने में मेरे को ये महसूस होने लगा, अगेन बैक टू बेसिक वाली बात है कि हम ना अपना फोकस को बहुत नैरो डाउन करते करते ये भूल जाते हैं कि हमारे आसपास बिजनेस बहुत बिखरा हुआ है, हम उसको भूल जाते हैं। वहां पे कमाल है, साउथ से लोग आ रहे हैं, साल में 1-1.5 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, हेल्थ का फ्रेश बिजनेस निकाल रहे हैं। दैट्स ए ह्यूज अचीवमेंट एट एनी पॉइंट। हम लोग उस चीज को पूरा इग्नोर कर जाते हैं। आपके एफपीआईटी में तो ये बहुत बड़ी प्रभु की कृपा है कि सब तरफ से पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़ रहे हैं, बट हम लोग मेट्रो में बैठे लोग ये भूल जाते हैं। मेरे को भी ऐसा महसूस हुआ वहां से आके कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि कैसे हम पॉइंट बी और सी टाउन में भी काम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और आई थिंक अगर आप भी इसमें कुछ सपोर्ट करें, हमें अपना कुछ फीडबैक देके कि कैसे हम कर सकते हैं, तो इट विल ग्रेट हेल्प। जी संजीव पुरी जी, लेकिन मैं ये अफसोस है कि अभी भी आपका एफपीआरटी है, अभी आपका नहीं हुआ ये। अरे ये एफपीआरटी सभी का है भाई, ऐसे मत बोला सर करो। आई एग्री, वो एक बोल नहीं होता है नहीं कि सर, जो मन में होता एग्री, है वही निकलता है, अगर से इस बात का ध्यान रखना सर, ये सभी का एफपीआरटी सर है। एग्रीड, एग्रीड सर, जी एग्रीड, जी सर। एग्रीड, और एग्रीड, हमेशा ना अपॉलॉजी। सपोर्ट मत मांगा करो, कभी सपोर्ट दिया भी करो। जो सपोर्ट हम देते हैं ना, तभी सपोर्ट लौट के आता है। हमेशा जी मांगना सर, नहीं चाहिए, देना भी चाहिए। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। अब और किसी भाई का हैंड रेज नहीं है। मैं आज के स्पीकर को आमंत्रित करने के लिए अतुल भाई को आमंत्रित करता हूं। अतुल जी आज के स्पीकर का इंट्रोडक्शन दें, क्योंकि लोग जानते नहीं है हरीश अरोड़ा जी को, वो कितनी बड़ी, मतलब कितना बड़ा काम करते हैं और कितने सिंपल हैं। अतुल जी, वेलकम अतुल सर। अतुल सर हमारे एफपीआरटी के जनरल सेक्रेटरी सेक्रेटरी, हमें बोलना भी नहीं आ रहा है, वो इतने बड़े हैं। अतुल भाई गुड मॉर्निंग, थैंक वेलकम यू सर। भैया। पहले तो राजेश राठौर से पूछो कि हरीश अरोड़ा जी ने ज्वाइन कर लिया क्या, क्योंकि मैंने उनको फोन किया था तो वो कह रहे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। सर मैंने ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है क्या सर, हुआ है? ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, बस ठीक है, थैंक यू सो मच। हरीश अरोड़ा जी जो है, एक वैसे वो आप कह रहे हो कि उनको एफपीआरटी में नहीं जानते, बस ऐसा मेरे हिसाब से ये व्याख्यान ठीक नहीं है। एफपीआरटी के लिए हरीश अरोड़ा जी कोई नया चेहरा नहीं है। हरीश अरोड़ा जी हमारे पास दिल्ली के फिजिकल सेशन में भी एज ए स्पीकर आए थे, और 2-3 बार हम उनको ऑनलाइन भी ला चुके हैं। और सबसे अच्छी जो हरीश जी की जो बात है ना, मैं जब मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ पिछले करीब करीब 10 सालों के साथ 10 सालों से प्लस से मैं उनको जानता हूँ, ठीक है। और LIRT में फर्स्ट टाइम हमारा मिलना हुआ था, फिर हम गोपीनाथ सर की क्लासेस में रेगुलर रहे। जो एक पैशन है वो, जैसे हम या तो ये हो सकता है कि अरोड़ा शब्द के अंदर पैशन घुसा हुआ होता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हम तीन अरोड़ा को अच्छे तरीके से जानते हैं। एक सुरेश अरोड़ा जी को, वो एज कुछ भी है लेकिन जुनून बहुत जबरदस्त है। इसी तरीके से हरीश अरोड़ा जी, और तीसरे हमारा यंग स्टार है विकास अरोड़ा। तो तीनों ही हमें तो अरोड़ा ऐसे मिले जो बिल्कुल अब टॉप टू टॉप है। तो हरीश अरोड़ा जी का ये इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ी जर्नी है। जितनी लोगों की उम्र होती है उतना उनका एक्सपीरियंस है। 37 साल प्लस की उनकी एजेंसी है, और 25 ईयर्स प्लस से वो सीओटी एमडीआरटी कर रहे हैं। 1998 से रेगुलर एमडीआरटी कर रहे हैं। लुधियाना डिवीजन में वो पिछले काफी सालों से वो लुधियाना डिवीजन को टॉप करते आ रहे हैं। और 2024 में उनको फर्स्ट टाइम उन्होंने 2018 में उन्होंने डिवीजन टॉप किया था। 2019 से कॉर्पोरेट क्लब के मेंबर हैं, बैक टू बैक टीओटी कर रहे हैं। और लास्ट ईयर उन्होंने डबल टीओटी करी थी, 13 एमडीआरटी करी थी। 2022-23 फाइनेंशियल जो 2023 का साल था, 2022 का जो साल था उसमें 13 एमडीआरटी करी थी। और अभी भी उन्होंने लास्ट ईयर भी करीब करीब 7 टोटल मिला करके 10-11 एमडीआरटी से अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज किया था, वो कैलेंडर ईयर क्लोज किया था। और अभी शायद पता नहीं कितने लोगों को मालूम है कि LIC के अंदर जो क्लब एक नया एलीट क्लब बनाया, वो कितने लोगों को मालूम है मुझे नहीं मालूम। बट जो उसका फर्स्ट बैच जो है उन्होंने उसको क्वालिफाई किया है। उसकी अभी थोड़े से दिन पहले उसकी मीटिंग भी करी थी एलीट क्लब के मेंबर्स को, प्रोस्पेक्टिंग एलीट क्लब मेंबर्स की अमृतसर में। तो उसमें भी, वहां पे भी सर गए थे। मैं उस टाइम पे शायद नहीं था, मेरे पास भी इन्विटेशन था बट मैं बयाना गया था तो नहीं जा पाया था। लेकिन और उसके बाद वो जनरल इंश्योरेंस में भी काफी अच्छा काम करते हैं।
म्यूचुअल फंड में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। जनरल इंश्योरेंस के अंदर स्टार हेल्थ के अंदर भी एक नया क्लब बना है, एलीट क्लब। वो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी एलीट क्लब के फर्स्ट बैच के मेंबर हैं, और स्टार हेल्थ के अंदर भी वो एलीट क्लब के फर्स्ट बैच के मेंबर हैं। बहुत बड़ी शख्सियत है, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं यदि बोलता रहूंगा तो शायद आज का ये सेशन पूरा पूरा जा सकता है उनकी इंट्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि जिस इंसान ने 37 साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं और डेडिकेट, आज भी मैं उनका जो पैशन है ना, मैं देखता हूँ ना, वो मैं उनके पैशन से बहुत इंस्पायर हूँ। मैं जब से उनको देखता हूँ कि बैक टू बैक उनका सक्सेस चल रहा है, और एक वही जैसा जैसे बताया कि भाई हम लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं, हमारे यहाँ पे थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी इन कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा होती है। सर लुधियाना से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा है, तो अपॉर्चुनिटीज भी हैं, ऐसा नहीं है। और यदि अपॉर्चुनिटीज नहीं होती तो हरीश सर इतना काम नहीं कर पाते। लेकिन सर डेडिकेशन एक बहुत बड़ी चीज है जो हरीश सर के साथ हमेशा से मैं देखता आ रहा हूँ। और ज्यादा ना बात करते हुए, आप और हरीश सर के बीच में ना रहते हुए, मैं सीधा हरीश सर को इन्वाइट करना चाहता हूँ। और आप लोगों को ये फिर दोबारा से निवेदन करता हूँ कि हमारी एफपीआरटी की परंपरा के हिसाब से यदि हम किसी स्पीकर को बुलाएंगे, उनको वेलकम करेंगे, तो उनका मोटिवेशन भी हाई होगा और वो भी हमारे को कुछ ज्यादा डिलीवर करके देंगे। तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैट बॉक्स भर दीजिए। जितने लोग भी अभी तक हमारे पास आज आए हुए हैं, सब लोग चैट बॉक्स को फुल कर दीजिए, जिससे कि हरीश सर को सुनने का मौका मिले। ओवर टू हरीश सर। थैंक यू सर, वेलकम टू एफपीआरटी। नमस्कार सर। अतुल जी, धन्यवाद आपका। आपने इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दिया। जितने भी एफपीआरटी के ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन सबका धन्यवाद कि उन्होंने इतने सारे लोगों के साथ मुझे रूबरू होने का मौका दिया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो सेशन है, इसमें मुझे 45 मिनट्स मिले हैं बात करने के लिए आप लोगों के साथ, और मैं कोशिश करूंगा कि इन 45 मिनट में जो भी हम बात करें, एक तो हमारा कम्युनिकेशन क्लियर रहे, सेकेंडली जितनी भी मैं बात करूं उसकी जो बेनिफिट है, उस बातचीत का फायदा है, वो आप सभी लोगों के तक पहुंचे, ये मेरी कोशिश रहेगी। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बैक टू बेसिक। मेरे को सुनील जी का फोन आया, अतुल जी का फोन आया कि आप अपना एक फोटो और टॉपिक भेजो, कौन सा टॉपिक रहेगा। तो एक दो दिन मैं बड़ा सोचता रहा कि टॉपिक कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो कि कुछ अलग हटके कुछ हो, जिसका कुछ लोगों को फायदा हो, और मोर ओवर हम जमीनी हकीकत से जो जुड़े हुए हैं, जो लोग, या जो लोग जमीनी हकीकत से थोड़ा हट गए हैं, उन लोगों को ये मैं एहसास दिलवाने के लिए आज ये टॉपिक मैंने चूज किया कि जब तक हम अपने बेसिक्स के ऊपर काम नहीं करते, तब तक हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। जहां तक हमारी बातचीत है कि अगर मैं आज बैक टू बेसिक जो मेरा टॉपिक है, मैं सीधा उसी के ऊपर आता हूं कि मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो जहां तक इस बात की बात है कि ये विषय जो है किस चीज पे आधारित है, भले ही हम मॉडर्न एरा में एंटर कर चुके हैं, पर बावजूद इसके अगर मैं इंश्योरेंस की बात करता हूं, तो इंश्योरेंस का जो बिजनेस है, वो उसका जो मायने हैं वो आज भी वही है जो आज से 20 साल पहले थे, आज से 25 साल पहले थे। उसके उसके काम करने के तरीके जो हैं वो बदल चुके हैं। वो इंश्योरेंस चाहे किसी भी तरह की हो, किसी भी तरह की, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो। अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करता हूं, तो मेडिक्लेम पॉलिसी, जब से हम लोग होश में आए हैं तब से मेडिक्लेम पॉलिसी की बात सुनते आए हैं। फर्क कहाँ पड़ा है? पहले लोग छोटी छोटी पॉलिसीज करवाते थे, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, कैशलेस नहीं होता था। आज उसमें फीचर भी बहुत सारे ऐड हो गए, प्रीमियम कॉम्पिटेटिव हो गए, और उसके बाद जो है कैशलेस हो गया, और उसमें बहुत सारी चेंजेस आई। अगर हम ये कहें कि भाई उसका जो मेडिक्लेम का जो अर्थ है
जो मेडिक्लेम का बेनिफिट है, अगर मैं कहूं कि उसका बेनिफिट मेडिकल हेल्थ से हट करके किसी और चीज पे आधारित हो गया है, वो तो नहीं हुआ। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं लाइफ इंश्योरेंस की, जो उसका बेसिक है वो इंसान की डेथ है जिसके लिए हम कवर लेते हैं। सिमिलरली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो उसका भी मायने वही है जो आज से 100 साल पहले थे और आज भी वही है। अब बात ये आती है कि उसमें किन किन चीजों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए ताकि हम जो बदले हुए युग का इंश्योरेंस है उसको हम पुराने टाइम के इंश्योरेंस के साथ जोड़ करके उस फायदे को कंटिन्यू रखते हुए किस तरह से हम अपने काम को बढ़ा सकते हैं। जहां तक इस बात की बात है कि जो मैंने अभी बताया जो इंश्योरेंस का पर्पस है वो तो आज भी वही है। अब अगर हम इस बात को लेकर के चलें कि जो इसके बेसिक्स, जब इसकी इंश्योरेंस की शुरुआत हुई थी, इंश्योरेंस की शुरुआत पे एडवाइजर्स जो एजेंट होते हैं उनके थ्रू इसका सिस्टम स्टार्ट हुआ था। आज आप देखते हो इसमें ब्रोकर चैनल भी है, इसमें ऑनलाइन इंश्योरेंस भी है और इसमें बैंक का चैनल भी है जो बैंक के थ्रू हर तरह की इंश्योरेंस करते हैं। पर आपने कभी ये देखा कि कि जो एडवाइजर की वैल्यू है वो कहीं कम हुई है। हमारे बहुत सारे साथी हैं इस चीज को लेकर के डिसहार्टेड होते हैं कि मल्टीपल चैनल आ गए हैं इंश्योरेंस बेचने के लिए, पर हमारा क्या होगा। सॉरी, मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि इंश्योरेंस सेक्टर में भले ही वो किसी भी टाइप की इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस एडवाइजर की वैल्यू कभी कम नहीं होगी। ये चीज हर आदमी को अपने पास नोट करके रखनी चाहिए। अब उसकी वैल्यू को बढ़ाना कैसे है, वो सब चीजों के ऊपर मैं आप लोगों का ध्यान लेके आना चाहूंगा। ये कोई नई चीजें नहीं है जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, ये वही चीजें हैं जो मैं आपको एक बार फिर से वो सब चीजों के लिए आप उन चीजों के ऊपर काम भी कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। जितने भी एफपीआरटी के मेंबर्स हैं या एडवाइजर्स हैं, ऑल आर प्रोफेशनल्स, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि कुछ चीजों को बार बार रिपीट करते रहो तो वो माइंड में रिमाइंड होता रहता है कि मुझे किस तरह से काम करना है और मैं किन चीजों में लैक कर रहा हूं। उन चीजों को दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए ये चीजें डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट जो स्पीकर्स हैं वो कहते रहते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें, ये जो 3 चैनल मैंने बोले, ब्रोकर चैनल, बैंक का चैनल या ऑनलाइन इंश्योरेंस, उन चीजों में कहीं भी वो चीजें नहीं है जो एक एडवाइजर दे सकता है। जैसे कि आफ्टर सेल्स एंड सर्विस की मैं बात करूं, वो इन सब चीजों में नहीं है। बहुत सारे लोग आप लोगों के पास भी आते होंगे कि हमारे बैंक वाले ने हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी कर दिया और 1 साल के बाद हमसे कोई प्रीमियम लेने नहीं आया, हमारी पॉलिसी लैप्स हो गई। इसी तरह से जो बैंकों में मेडिक्लेम पॉलिसी की बात होती है, जो टेलर मेड पॉलिसी होती है, टेलर मेड पॉलिसी के क्या ड्रॉबैक्स हैं आप लोगों को सबको पता है। और आज एक एम्प्लॉय है जिसने उनकी पॉलिसी की, कल को उसकी ट्रांसफर हो जाती है तो उसके बाद उसका कुछ आता नहीं है। सिमिलरली ब्रोकर चैनल में भी वही बात है, ऑनलाइन इंश्योरेंस में भी वही बात है। जहां तक बात आती है ट्रस्ट की, ट्रस्ट जो है वो किसी भी पर्सन को, चाहे वो आज के युग का बच्चा है, चाहे आज से 2 जनरेशन पहले का कोई है, जहां तक फेस टू फेस बैठ के 1 to 1 करके बात करके जो विश्वास बनता है वो विश्वास कभी भी डिफरेंट चैनल से नहीं आ सकता। वो विश्वास बरकरार रखने के लिए हमें हर चीज का ध्यान देने की जरूरत है। कहाँ हमें 1 to 1 करनी है, कहाँ टेलीफोनिक बातचीत करनी है, कहाँ उनको अपने ऑफिस में इनवाइट करना है, इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हमें कस्टमर के साथ डील करनी है। दोस्तों,
मैं अगर अपनी बात करूं तो आज भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो के 4-4 जनरेशन से मेरे पास जुड़े हुए हैं और आज भी उनकी परिवार में 4-4 जनरेशन मेरे पास काम कर रही है। तो वो एक ट्रस्ट है कि लास्ट 43 ईयर में वो ट्रस्ट मैंने बिल्डअप किया है। वो ट्रस्ट बाकी चैनल्स में कभी नहीं आ सकता जो के एडवाइजर्स अपना उसमें ट्रस्ट बना सकते हैं। जहां तक बात आती है अवेयरनेस की, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि आज के टाइम में कस्टमर के पास अवेयरनेस बहुत है, पर मैं दूसरी बात भी कहता हूं। वो दूसरी बात क्या है कि कस्टमर इज ऑलवेज इनोसेंट। उसमें अवेयरनेस तो है, लेकिन जो उस चीज में टेक्निकल बातें हैं, वो टेक्निकल चीजों के लिए उसके पास अवेयरनेस नहीं है। वो टेक्निकल चीजें जो है, जब फेस टू फेस आप लोगों के साथ डिस्कस करते हो तो वो टेक्निकल चीजें जो है, जो उसमें छुपी हुई चीजें हैं जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं, जो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर के वर्ड हैं जिनके बेसिस के ऊपर हम काम करते हैं, उन सब चीजों को कस्टमर नहीं समझता। जब हम आमने सामने बैठ के बात करते हैं या कस्टमर को टेलीफोन पे इन सब चीजों को समझाते हैं या अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज करके हम कस्टमर को गाइड करते हैं, तो उससे उसका जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ता है, उसका ट्रस्ट भी बढ़ता है और वो हमारे साथ उसका जुड़ाव भी बढ़ता है। और आज इंश्योरेंस सेक्टर की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भले जमाने में आज से 100 कुछ साल पहले जो मैरीन इंश्योरेंस आई या जनरल इंश्योरेंस आई, वो इसी बेसिस पे आई कि जब समुंदर से जहाज निकला करते थे, लुटेरे उस जहाज को लूट लिया करते थे, तो वो लोग बहुत दुखी थे। उन्होंने क्या किया, एक फंड पूल किया, जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों ने मिलके एक फंड इकट्ठा किया, जिसका लॉस होता था वो सारे मिलके उसको कंपनसेट करते थे। वहां से इंश्योरेंस की उत्पत्ति हुई। आज भी वही है, फंड ऑफ पूल ही है और कुछ नहीं है। तो ये बेसिक सब चीजें मेरी एहसास दिलवाने का मतलब ये था कि आज के टाइम में जितने मर्जी चैनल आ चुके हैं, जितनी मर्जी मॉडर्न चीजें आ चुकी हैं, जितनी मर्जी इस सेक्टर में एडवांसमेंट आ चुकी है, हर रोज नए नए रूल्स आते हैं, ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें कस्टमर की बेहतरी के लिए भी है और हमारी आसानी के लिए भी है। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि चेंज इज ऑलवेज बेटर। और आप देखो, जितनी भी चेंज पिछले 10, 15, 20 साल में इस सेक्टर में आई है, वो हमेशा बेटर ही रही है। हो सकता है जब हम काम करते हैं तो काम करने में कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जिससे कि हमें लगता है कि यार ये चीज हमारे लिए अगर आई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये ऐसा हुआ तो एडवाइजर के लिए क्या होगा। दोस्तों, मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहना चाहता हूं कि इन सब चीजों को कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, कभी भी डिसहार्टेड होने की जरूरत नहीं है। आप ही एक ही चीज को कैरी करो कि चेंज इज ऑलवेज बेटर एंड चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अगर इंसान चेंज करता है तो भी बेटर है, कुदरत के नियम के हिसाब से उसमें बदलाव आता है तो भी बेटर है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि हाउ टू इंक्रीज आवर बिजनेस। बातें वही हैं जो मैं करूंगा, बातें वही हैं जो बाकी के स्पीकर करते हैं, ठीक है। किसी भी कार्य को करने के लिए जो है, हमें सबसे पहले ये जरूरी है कि हम अपने काम में अपना गोल फिक्स करें। मैं कई बार लोगों से मिलता हूं तो मैंने बहुत सारे बहुत पुराने पुराने एडवाइजर हैं दोस्तों, उनसे जब मेरी बातचीत होती है तो उस बातचीत में एक चीज बड़ी क्लियर समझ के सामने आती है, और मैंने बहुत बार लोगों को समझाया, लोगों के पास प्रोस्पेक्टिव लिस्ट ही नहीं होती है, कोई गोल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ यही रोना रोते रहते हैं, काम ही नहीं है, काम ही नहीं है, काम ही नहीं है, आपका काम कैसे है, मार्केट में बड़ा बुरा हाल है। दोस्तों, ये सारे एक्सक्यूज है, ठीक है। जहां तक हमारे प्रोफेशन की बात है, जब तक आप अपनी लाइफ से एक्सक्यूजेस को बाहर नहीं करोगे,
तब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। एक्सक्यूज किसी भी तरह का हो सकता है। जो एक्सक्यूज है वो उसको मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि एक्सक्यूज अपने आप को धोखा देने के लिए है। मैंने काम नहीं किया, मैंने मार्केटिंग ठीक ढंग से नहीं की, मैंने अपना गोल फिक्स नहीं किया, गोल के ऊपर काम नहीं किया, मैं एक ही शब्द बोलता हूँ, यार मार्केट में काम ही नहीं मिला, उसने पता नहीं कैसे कर लिया, इसका पता नहीं कैसे हो गया। अगर अपने आप के साथ ही हम झूठ बोल रहे हैं, हाउ वी कैन अचीव आवर गोल? हम कभी भी जो है अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। मैं अगेन उसी चीज पे वापस आता हूं, सबसे पहले हमें गोल फिक्स करना चाहिए। अब अप्रैल का महीना है, 24-25 के फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारा गोल क्या है वो हमें फिक्स करना है। जब तक हम अपना गोल फिक्स नहीं करेंगे तब तक हम अचीव नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, मान लो मेरी कैपेसिटी एमडीआरटी करने की है, पर एमडीआरटी जब मैं कर रहा हूं तो मुझे ये देखने की जरूरत है कि एमडीआरटी करने के लिए मुझे एफर्ट कितने करने पड़े और कितनी मैंने मेहनत की। मैं अपने लिए खुद का आईना तो बन सकता हूं, मेरे सामने वाले पर्सन के आगे मैं जो मर्जी दिखावा करूं, मैं अपने ब्रांच मैनेजर के आगे जो मर्जी दिखावा करूं, लेकिन हकीकत क्या है वो मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। अगर मैं एमडीआरटी करता हूं, एमडीआरटी में आपको लगता है कि मैंने मेहनत कम की तो भी मेरी एमडीआरटी हो गई, आपको पता है कि मैंने मेहनत बिल्कुल नहीं की, मैंने घर में बैठ करके अपनी एमडीआरटी कर ली, तो वो भी आपको पता है। अगर आपने कम मेहनत की, तो अगर आपने घर बैठ करके टेलीफोन पे ही अपनी एमडीआरटी कर ली, तो मैं समझता हूं आप अपने आप के साथ चीटिंग कर रहे हो। दैट मीन्स कि आपकी जो कैपेसिटी थी वो सीओटी करने की थी। अगर आप मेहनत करते और सिस्टमेटिक तरीके से काम करते तो आप सीओटी कर सकते, पर आपने मेहनत नहीं की, एमडीआरटी कर ली। तो मेरा ये अभिप्राय ये है कि गोल वो फिक्स करो जो आप अचीव कर सको। अचीव तभी कर पाओगे अपने पास्ट एक्सपीरियंस को कैरी करते हुए। फ्यूचर के लिए आपने जो गोल फिक्स किया है, फ्यूचर के लिए उसके ऊपर आपने काम करना है। अगर आपने आसानी से एमडीआरटी की है तो अपना गोल फिक्स करो सीओटी करने का। अगर आपने सीओटी करने के लिए कितनी मेहनत की है, उस मेहनत को डबल कैसे किया जा सकता है, और उस लोगों के साथ 1-to-1 कितनी ज्यादा से ज्यादा की जा सकती है, वो चीज आपने डिसाइड करनी है कि यू दैट मतलब आई मीन टू से कि यू आर द बेटर जज, कि आप डिसाइड करोगे कि आप आगे और कितनी मेहनत कर सकते हो। तो अगर आपने आसानी के साथ सीओटी की है तो दैट मीन्स आपका जो लक्ष्य था वो आपका टीओटी होना चाहिए था, जो आपने अपने आप के साथ चीटिंग की। इन सब चीजों को एहसास दिलवाने का मेरा मतलब ये है कि लाइफ में जो एक्सक्यूज है वो अपने आप के साथ चीटिंग करने जैसा काम है। अपनी लाइफ में कभी भी किसी को एक्सक्यूज मत दो। जो काम आपने किया उसको एक्सेप्ट करो, जो काम नहीं किया उसको भी एक्सेप्ट करो। जब तक हम अपनी जिंदगी में एक्सक्यूजेस देते रहेंगे तब तक हम लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। अभी मैं रिसेंट अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। वो एक्सपीरियंस क्या है, मैंने इस बार मार्च में सीओटी का लक्ष्य निर्धारित किया था, राइट। इन द मीन टाइम क्या हुआ, फेब में 15 फेब में मेरा सीएमडी क्लब डिक्लेयर हो गया स्टार हेल्थ में। तो मेरे को इन्होंने पुशअप किया कि भाई आप एलीट क्लब के लिए क्वालिफाई करो। एलीट क्लब होता है डबल सीएमडी। तो जिस तरह से हमारा सीओटी के बाद टीओटी होता है, उनका सीएमडी से डबल टीओटी सीएमडी करो तो एलीट हो जाता है। तो मेरे को लगा कि ये पॉसिबल है। अगर मेरे को लगा कि ये पॉसिबल है
तो मेरा फोकस जो था वो सारे का सारा फोकस हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर चला। अब मैं एक्सक्यूज देता फिरूं कि 15 फरवरी के बाद मेरे पास LIC का काम कम आया है, तो वो एक्सक्यूज ही है। पर मुझे तो पता है ना कि मैंने क्या किया है। पर दूसरी चीज ये है, मैंने काम तो किया है ना। 1.5 महीने में 19 लाख रुपए का नया मेडिक्लेम का प्रीमियम आया। जो लोग हमारे हेल्थ इंश्योरेंस का काम करते हैं वो समझ सकते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में 19 लाख के प्रीमियम का क्या मतलब है। क्योंकि मेडिक्लेम में आपके पास छोटे छोटे प्रीमियम आते हैं, तो छोटे छोटे प्रीमियम में 19 लाख का प्रीमियम करना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं कि हमने LIC का काम बंद कर दिया, LIC का काम नहीं किया, LIC का भी काम किया। COT नहीं हो सका, लेकिन डबल MDRT हम कर गए। डबल MDRT से थोड़ा ऊपर ही हो गया। अगर मैं कोशिश करता तो COT से भी आगे जा सकता था। ये मैंने एक एग्जाम्पल कोट किया है आप लोगों को ये बताने के लिए, जो एक्सक्यूजेस हैं वो हमेशा दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए कभी कोई एक्सक्यूज नहीं होता। हमें आत्म मनन करना चाहिए कि मैं जहां एक्सक्यूज दे रहा हूं वहां क्या मैं अपने साथ धोखा तो नहीं कर रहा, मैं अपने आप के साथ झूठ तो नहीं बोल रहा। अगर जो आदमी अपने आप के साथ झूठ बोलेगा वो कस्टमर के साथ कभी क्लियर हार्टेड नहीं हो सकता। दिस इज वेरी मच क्लियर। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जिस काम को हम कर रहे हैं वो कार्य कठिन है पर करने योग्य है, तभी तो हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं दोस्तों। ये कार्य बहुत कठिन है। यहाँ पे हमें कई फेजिस में से उसे होकर के गुजरना पड़ता है। ये बहुत टफ जॉब है जो हम सक्सेसफुली कर रहे हैं। जो आदमी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहा है, अगर वो सक्सेसफुली कर रहा है तो उस पर्सन के बारे में हमें एक अच्छी धारणा बनानी चाहिए कि जो आदमी इतने टफ काम को कर रहा है वो आदमी कितना जबरदस्त होगा। ये हमें प्राउड होना चाहिए। हम लोग सपने बेचते हैं, सपने पैसे लेकर के उनको कागज बेचते हैं, उनको सपने दिखाते हैं। आज हमने पॉलिसी की, उसको 20 साल 25 साल 30 साल का सपना दिखा के आते हैं। तो दोस्तों कितना अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हो। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है, सबसे पहले आप अपना गोल निर्धारित करो। गोल निर्धारित करने के टाइम पे जो जो चीजों का ध्यान रखना है उन सभी की तरफ मैं आपका ध्यान लेके गया कि लाइफ में कभी भी अपने साथ चीटिंग नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, एक्सक्यूजेस। जो गोल फिक्स करना है उसका बेस भी मैंने आपको बता दिया कि आपकी कैपेसिटी COT की थी, आपने MDRT की, आपकी कैपेसिटी TOT की थी, आपने COT की। इसका मतलब यह है कि हमने ठीक ढंग से ना तो गोल फिक्स किया ना उसको अचीव किया। गोल फिक्स करके उसको अचीव करने के लिए हमें अब करना क्या है। मैं हर बार एक ही बात कहता हूं, जिसके बैग में प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बड़ी होगी, लंबी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होगी, वही आदमी सक्सेसफुल हो पाएगा, वही अपना गोल अचीव कर पाएगा। जिसके पास प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं है वो तो सिर्फ सपने देख रहा है, सो के सपने देख रहा है और जाग के वो कुछ नहीं कर। हमें सपना रात को देखना है, उसको पूरा जो है उस सपने को पूरा दिन में करना है। जो लोग सपने देखते हैं उनको पूरा करने के लिए उसके ऊपर एक्टिवली काम नहीं करते, वो सिर्फ सपने सपने ही रह जाते। दोस्तों जब तक आप गोल फिक्स नहीं करोगे, गोल के ऊपर काम नहीं करोगे, गोल अचीवेबल नहीं होगा, उन सब चीजों को करने के लिए एक ही मंत्र है, दैट इज योर प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर हम कहें कि इस मॉडर्न एरा में आके हम बिना प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट लिए, भले ही वो आज के जमाने में प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे तरीके पड़े हैं, बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, लेकिन बेसिक तो वही है। बेसिक वही है, हमें प्रोस्पेक्टिंग तो करनी पड़ेगी। मान लो मेरे पास 1000 लोगों की लिस्ट इंटरनेट से मैंने किसी भी ग्रुप की निकाल ली,
लेकिन उस 1000 लोगों में से 10, 20, 50, 100 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग तो करनी पड़ेगी। वो तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। वो कोई इंटरनेट करके आपको प्रोस्पेक्टिंग करके नहीं देगा। कॉलिंग भी मुझे ही करनी पड़ेगी या अपने किसी स्टाफ से करवानी पड़ेगी। वो ऑटोमेटिकली नहीं होगी। इंट्रोडक्शन भी आपको अपनी देनी पड़ेगी, वो भी ऑटोमेटिकली नहीं होगी। यही हमारी प्रोस्पेक्टिंग का बेस है, वही बेसिक है। किसी भी काम के लिए जब किसी भी काम को करते हैं तो उसके बेसिक्स कभी चेंज नहीं होते। मॉडर्न टाइम में उन सब चीजों को इम्प्रूव किया जा सकता है। मैं एक और छोटी सी एग्जांपल लेना चाहूंगा। 99 में न्यू ऑरेंज में एमडीआरटी मीट थी। वो मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए न्यू ऑर्लिन्स गया। तो ये थोड़ी मजाक की भी बात है। जब मैंने अपना वीजा लगवाना था तो मैं अपने एस्ट्रोलॉजर के पास अपना पासपोर्ट लेके चला गया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर मैंने वीजा लगवाना है, जिंदगी में पहला वीजा है और है भी अमेरिका का वीजा, तो मेरे को उपाय बताओ भी मेरा वीजा लग जाए। उन्होंने सारा मेरा देखा। देखने के बाद मेरे को कहते हैं अरोड़ा जी आपका वीजा गारंटीड लग जाएगा। मैं बड़ा खुश हुआ। कहते एक इसके साथ पर पर लगा दिया उसने, परंतु लगा दिया कि एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आप जब अमेरिका जाओगे, अमेरिका से सीधा आपको इंडिया वापस नहीं आना। आपको कम से कम एक कंट्री और करके आना है। अगर आप अमेरिका जाके वापस आ गए तो जिंदगी में ये आपका पहला और आखिरी टूर होगा। मैंने कहा वो कैसे? कहते जी आपके टेवे के हिसाब से अगर आप एक कंट्री से ज्यादा कंट्री घूम के आ जाते हो तो आपकी लाइफ में फॉरेन टूर्स की भरमार आएगी। मैं सैल्यूट करता हूं अपने एस्ट्रोलॉजर को। आज भी वो मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूं। तो मैंने क्या किया, जो बात बताने के लिए ये सारी बात मैंने बताई, मैंने उसके साथ, मेरा एक फ्रेंड रहते हैं नॉर्वे में, शायद अतुल जी और मेरे बहुत साथी जानते होंगे, मैं नॉर्वे अक्सर जाता रहता हूँ। अभी भी 8 मई को मैं नॉर्वे जा रहा हूँ। तो मैंने न्यू ऑर्लिन्स से सीधा ओस्लो के लिए बुक किया। मैं नॉर्वे आ गया। ठीक है। नॉर्वे में जब मैं आया तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला भी मैं ना किसी इंश्योरेंस एडवाइजर से मिलना चाहता हूँ। इंडिया से पहली बार निकला तो इंश्योरेंस वाला था, बीमा बेचने वाला था, तो मेरे को तो ये क्रॉसिटी थी कि मैं किसी बीमा बेचने वाले को मिलूं। हालांकि न्यू ऑर्लिन्स में सारे बीमा बेचने वाले ही थे, लेकिन मेरे को आदत है कि जगह जगह से एक्सपीरियंस गैदर करो। और जब मैं न्यू ऑर्लिन्स गया था तो टर्म प्लान के लिए मैंने आके अपने डिवीजन में बताया कि टर्म प्लान क्या होता है, यूलिप क्या होता है। उसके बाद 2000 सन में हमारे इंडिया में भी LIC यूलिप लेके आई। और जब टर्म प्लान की बात हुई तो हमारे पास एक बीमा किरण पॉलिसी चलती थी, दैट वाज आल्सो ए टर्म प्लान। वो अलग बात है कि वो छोटा टर्म प्लान था, 3 लाख से ज्यादा LIC देती नहीं थी, लेकिन वो था टर्म प्लान। तो उसके बाद टर्म प्लान का युग आया। तो जब मैं ओस्लो आया तो मैंने अपने दोस्त को बोला, उसने कहा कि यार मैं तो किसी एडवाइजर को नहीं जानता, हमारा सारा काम ऑनलाइन होता है। दोस्तों 99 की बात बता रहा हूँ, ऑनलाइन होता है, प्रीमियम ऑनलाइन होते हैं, हम अपने आप ऑनलाइन पॉलिसीज बाय करते हैं। ये 99 की बात है, आज से 25 साल पहले। उसने कहा कि मेरा एक दोस्त है, उसका उससे पूछता हूँ कि उसका किसी के कांटेक्ट ऐसा हो तो। उसने उससे बात की, वो मेरे को भी जानता था, उसका वो दोस्त। तो उसने बात की, उसने कहा हाँ मैं एक बंदे को ऐसे ऐसे जानता हूँ, तो मैं उससे बात करके अपॉइंटमेंट लेके आपको मिलवाने के लिए ले चल। तो वो मेरे को मिलवाने के लिए ले गए। तो आप विश्वास करना, उसकी टेबल के ऊपर एक कंप्यूटर, कैलकुलेटर, कुछ पेन, पेंसिल, मार्कर, हाइलाइटर, इस तरह का सामान उसके ऊपर पड़ा हुआ टेबल के ऊपर। और उसके जो टेबल की बैग थी ऊपर, उसके 4-5
जो है वो ड्रॉर कबर्ड टाइप बना हुआ था जिसमें उसने अपना कोई रिकॉर्ड रखा होगा। उसके पेपरलेस ऑफिस आज से 25 साल पहले मैंने देखा नॉर्वे में, ओस्लो में। तो मैंने उसके साथ बात की, ज्यादा नहीं, 2-3 सवाल ही मैंने उससे पूछे। तो मैंने उससे काम करने का तरीका पूछा, तो उसने कहा भी लोग अपने आप ही, मेरी साइट बनी हुई है, लोग अपने आप ही विजिट करते हैं, वहां से बीमा परचेज करते हैं, और जो चीज कोई बाय करता है उसका जो बेनिफिट है वो ऑटोमेटिकली कंपनी के थ्रू हमारे पास आ जाता है। तो मैंने उससे पूछा कि आप कॉलिंग भी करते हो? तो उसने बताया कि हम कॉलिंग भी करते हैं। और मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप 1-to-1 भी करते हो लोगों के साथ? वो कहता है अगर कोई इंटरेस्ट शो करे तो मिलने के लिए कहे तो हम मिलने चले भी जाते हैं। मैंने कहा आपके ऑफिस में कुछ लोग आते हैं? कहते हैं हाँ बिल्कुल, अगर कोई मेरे पास आना चाहता है तो मेरे पास आ सकता है। ये सब चीजें मैंने क्यों बताई आपको? आज से 25 साल पहले मॉडर्न एरा में वो लोग रह रहे थे, उनके पास भी लोग आते थे, वो भी लोगों के पास जाते थे। ऑनलाइन चैनल तब भी थे। एडवाइजर की वैल्यू इतने एडवांस कंट्रीज में आज से 25 साल पहले भी नहीं कम हुई, आज भी कम नहीं हुई। हम टीओटी मीटिंग में जाते हैं, सभी एडवाइजर्स ही तो हैं हम जैसे, सभी एडवाइजर्स ही तो हैं ना हम जैसे, जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। तो आई मीन टू से हमारी वैल्यू कभी कम नहीं होने वाली। बेसिक्स हमेशा वही रहेंगे, भले ही जितने मर्जी चैनल। तो इंश्योरेंस एडवाइजर की वैल्यू कभी कम नहीं होनी चाहिए, और इस चीज से हमें हमेशा एनकरेज रहना चाहिए कि जो हमारी वैल्यू है वो कभी कम नहीं होगी। हम बड़े से बड़े गोल फिक्स करें, बड़े से बड़े बड़े गोल अचीव करने के लिए हम अपना समय लगाएं, एनर्जी लगाएं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो आदमी अपने इस नए साल में बड़े गोल फिक्स करेगा, ईमानदारी से, अपने साथ ईमानदार रहना, ईमानदारी से उस गोल के ऊपर काम करेगा, वो अपने गोल को जरूर अचीव करेगा। गोल कोई भी फिक्स कर लो, जब तक हम उस गोल के ऊपर काम नहीं करते, गोल सिर्फ गोल ही रह जाता है, सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद अपनी टेबल के सामने लिख के लगा दो। मैं नहीं लिखता, मेरे तो दिमाग में ही रहता है। बट अगर किसी को लगता है कि भी मैं लापरवाही कर जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा, तो उसको रोज पढ़ने की जरूरत है, उसको रोज पढ़ने की जरूरत है। आप मेरे कभी ऑफिस में लुधियाना आओ, मेरे ऑफिस के एग्जिट डोर के ऊपर एक चीज लिखी हुई, दिस आई बिलीव। मेरे ऑफिस में वो बंदा जो सुन के गया है, जो सीख के गया है, जो करके गया है, जो मेरे से करवा के गया है, मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूं, तभी मैंने उसके साथ वैसा किया है। दिस आई बिलीव। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि अरोड़ा जी इसका मतलब क्या है? मैंने कहा ये इसका मतलब यही है, जो मैं विश्वास करता हूँ वही आपके साथ किया है। तो आपको हमेशा क्रिएटिविटी करनी चाहिए, कुछ ना कुछ इस तरह सी हरकत करो जो कस्टमर के लिए बिल्कुल नहीं हो, और कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट बने। और जहां तक बात है मोटिवेशन की, मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूं, मेरे बहुत सारे साथी मोटिवेट हो रहे होंगे, पर उस मोटिवेशन का कोई फायदा नहीं है जब तक हमने मोटिवेट होने के बाद काम नहीं किया। मोटिवेशन तो 1 दिन की रहेगी, 2 दिन की रहेगी, घंटे की रहेगी, 10 घंटे की रहेगी, देन उसके बाद क्या है? उसके बाद कुछ नहीं है। एजुकेशन भी वही है, एजुकेशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद क्या है? उससे उस फील्ड में ही नहीं गए, उस एजुकेशन का महत्व क्या है? सिमिलरली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी वही है, हम ट्रेनिंग लेके आ गए, उसके ऊपर काम नहीं किया, तो उसके बाद क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना? तो मोटिवेशन ले लो, गोल फिक्स कर लो,
जितनी मर्जी लर्निंग ले लो, ट्रेनिंग ले लो, लेकिन बेसिक वही रहेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। आज के मॉडर्न युग में भी आप क्या काम नहीं कर रहे हो? आपके पास मल्टीपल आइडियाज हैं, मल्टीपल चैनल हैं, मल्टीपल सिस्टम हैं, जिससे आप अपने काम को बढ़ा सकते हो। पर काम तो करते हो, काम तो तभी आता है ना, बेसिक तो वही है। हमें अपने बेसिक्स को कभी नहीं छोड़ना। जो आदमी अपने बेस के साथ जुड़ा हुआ है वही आदमी सक्सेसफुल। आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, किसी भी काम में चले जाओ, उसके बेसिक्स वही रहेंगे। आज जो हमारे बेसिक्स हैं, बाहर के कंट्री वाले उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम अपने बेसिक्स को छोड़ रहे हैं। इसके टाइम को ध्यान में रखते हुए इस बात को मैं लंबा और नहीं करूंगा, फिर आगे जाके कभी आपके साथ बात करने का मौका मिला तो उसको फिर करेंगे। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि आप अपने बेसिक्स से मत हटो, और बेसिक्स के ऊपर काम करते हुए, बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए काम करते हुए हमें क्या करना है। मैं एक एक चीज और कहना चाहूंगा आप लोगों को। एक मिनट, मेरे आज गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी थी, जिस वजह से बीच में मैं आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्टर्ब होता रहा। तो मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर हम बेसिक्स की बात करें, मैं इसको थोड़ा आज डिफरेंट तरीके से आप लोगों को बताना चाहूंगा। मैं हमेशा एक कहता हूं कि हर आदमी को एक लैडर ऑफ सक्सेस बनाना चाहिए, सफलता की सीढ़ी। वो सफलता की सीढ़ी जो है वो मेरे बैक टू बेसिक के साथ मैच करती है। वो क्या है? वो मैं देखो, पहला बेस क्या है हमारे काम का? पहला बेस है प्रोस्पेक्टिंग, 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 प्रोस्पेक्टिंग। जब हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, तो उसी में से निकल करके क्या आएगा? पहली डील करने वाला एक बंदा आएगा। पहली डील करने वाला एक पर्सन मिलेगा। उसको हम कभी क्लाइंट नहीं कह सकते, उसको सिर्फ और सिर्फ कस्टमर कहेंगे, कस्टमर। जो पर्सन पहली डील करेगा वो आपका कस्टमर होगा। जब वो पर्सन आपका सेकंड डील करेगा, आपसे सेटिस्फाइड होकर के सेकंड डील करेगा, वो आपका क्लाइंट बनेगा। हर आदमी को हम दोस्त नहीं कह सकते, हम नोन कहते हैं, ये मेरा नोन है। दोस्त की परिभाषा समझनी बहुत मुश्किल है। सिमिलरली पहली डील वाला आपका कस्टमर है, दूसरी डील वाला आपका क्लाइंट है। जो आदमी दूसरी डील करेगा वो आपका क्लाइंट बनेगा। जो आदमी आपका क्लाइंट बनेगा वो आदमी अगेन एंड अगेन आपके साथ डील करेगा, अपने परिवार को आपके साथ जोड़ेगा, बच्चों के काम करवाएगा, सब कुछ करवाएगा। उसके बाद क्लाइंट बनने के बाद वो पर्सन आपका सपोर्टर बनेगा, सपोर्टर, जो आपको रेफरेंस देगा। वो जो रेफरेंस है, आप एक चीज मेरी मान के चलना, जो डील आप लोग करके आते हो रेफरेंस के ऊपर, वो 100 में से 10 में से कम 8 डील मैच्योर हो जाती है, कम से कम 8 डील। तो इसका हिसाब लगाओ सपोर्टर का कितना फायदा है। पहले प्रोस्पेक्टिंग, फिर कस्टमर, फिर क्लाइंट, देन उसके बाद सपोर्टर। जो आपका सपोर्टर है उसने आपको ढेरों रेफरेंस दिए, ढेरों काम करवाए, उसको आपके काम की नॉलेज है। नॉलेज इस हद तक हो गई, बार बार लोगों के साथ आपके साथ बैठा, बार बार आपसे बात की, बार बार उसने आपके साथ काम किया, फिर वो आपका बन जाएगा एडवोकेट। एडवोकेट
आपके बिहाफ के ऊपर पॉलिसी समझाएगा। उस पर्सन को पॉलिसी समझाने के बाद वो आपको रेफर करेगा। वो जो एडवोकेट आपको रेफरेंस देगा वो 100 में से 100 डील्स में चोर। दोस्तों, बेसिक के ऊपर काम करते हुए पहला स्टेप हमारा है प्रोस्पेक्टिंग, दूसरा स्टेप है आपका कस्टमर, तीसरा स्टेप है आपका क्लाइंट, फिर सपोर्टर, फिर एडवोकेट। हमें अपनी सफलता की सीढ़ी में ये 5 चीजें ऐड करनी है जो आपके बेसिक से ही स्टार्ट होंगी। बेसिक से स्टार्ट होते हुए आज के मॉडर्न एरा में आने के लिए आपको बेसिक से शुरू। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और जो मैंने कहा दिस आई बिलीव, और इसी के ऊपर मैं काम करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एफपीआरटी के सभी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका धन्यवाद करता हूं। जिन लोगों ने मुझे सुना उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर 2-4-5 मिनट का टाइम हो तो कोई अगर किसी का क्वेश्चन है तो हम 2-3 क्वेश्चन भी ले सकते। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सेशन था, बहुत ही पोलाइट सेशन था। मतलब आपने इतने सालों में जो अचीवमेंट्स लिए हैं उसको इतने अच्छे तरीके से आज आपने बताया। ये हम एफपीआरटी का हम इसको सौभाग्य मानेंगे। मैं चाहता हूं कि यदि किसी के पास कोई क्योंकि एक बड़े शख्सियत से हम लोग आज मिल पाए हैं, तो किसी के पास यदि कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहूंगा कि 1-2 क्वेश्चन हम ले सके। सर की बात मुझे हमेशा से एक बात हमेशा याद रहती है। जब से मैं इनसे मिला हूँ, एक बात ये हमेशा बोलते हैं, कार्य कठिन है पर करने योग्य है। ये बात मैं मतलब कई बार खुद अकेले में अपने साथ भी मनन करता हूँ इस बात को कि ये बात कितनी अच्छी है कि कार्य दिस वर्क इज डेफिनेटली डिफिकल्ट बट बिकॉज इतना नोबल प्रोफेशन है तो करने में मजा आता है। मैं देखता हूँ संदीप पाठक जी शायद ने अपना डिजिटल हैंड रेज रखा है। मैं चाहूंगा कि उनको हम मौका दें बड़ी बात बोलने का। अनम्यूट कर लीजिए सर, संदीप सर। सर नमस्कार, बहुत अच्छा सेशन रहा, काफी चीजें सीखने को मिली आज। नहीं सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है, शायद सभी को पता होगा, कभी कभी डीमोटिवेशन होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। कभी कभी डीमोटिवेशन किस चीज से होता है? सर नॉर्मली बिजनेस उसमें ही होता है कि हम जो काम नहीं कर पाते, जैसे आपने गोल सेटिंग का कहा, हम नहीं कर पाते हैं वो फिर क्लाइंट की तरफ से भी वैसे ही रिस्पॉन्स आता तो हम डीमोटिवेट तो होते हैं। नहीं, देखो, मेरे आज के सेशन में आपके सवाल के कितने ही जवाब हैं। मैं हाँ उन्हीं है में ना से सर, बिल्कुल है। उन्हीं जवाबों में से मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहला जवाब तो ये है, मैंने आपको बोला कि आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट लंबी करो, बड़ी करो। आज मान लो आपकी लिस्ट में 200 लोग थे, 2 लोगों का आज आप काम करके आ गए, शाम को आपने 4 लोग ऐड करने हैं, वो 200 की लिस्ट 202 की होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। ठीक है। दूसरी बात ये है, मैं समझता हूं कि इसके लिए मैं तो इसको एक्सक्यूज ही मानता हूं। बाकी डीमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है। एक बात बड़ी क्लियर है, बहुत क्लियर है, कि जब हम मार्केट में काम करते हैं तो ऐसा कहा गया है कि 10 लोगों को मिलने के बाद हर आदमी का अपना अपना एक्सपीरियंस है। कोई कहता है जी मुझे 3 डील मेरी मैच्योर होती हैं, कोई कहता है 4 डील मैच्योर होती हैं, कोई कहता है मेरी 2 डील मैच्योर होती हैं। मेरे से भी एक ऐसा सवाल आया था, मेरे से किसी ने पूछा, मतलब एक जनरल हॉल में एक गैदरिंग थी, उस हॉल में एक सवाल आया कि 10 में से कितनी डील मैच्योर होती हैं। तो सबने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मेरे से भी पूछा गया, अरोड़ा जी आपकी कितनी डील मैच्योर होती हैं? मैंने कहा जी मेरी 10 में 10 होती है। सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, पूरे हाल में हंसी के ठहाके लगने लगे। तो हमारे सीनियर डीएम ने उनको चुप करवाया और बोला
कि भी आप बताओ 10 में से 10 कैसे डील मैच्योर होती हैं। मैंने बड़े आराम से उनको बोला, मैंने कहा सर मेरी लिस्ट में, प्रोस्पेक्टिव लिस्ट में अगर 10 लोगों का नाम है, मैं 10 लोगों से मिल चुका हूं, तो मैं उन लोगों में से हूं जो उनका नाम कभी डिलीट नहीं करता। मैं उनका नाम कभी डिलीट नहीं करता। और मेरे से वो म्यूचुअल फंड करवा ले, मेरे से वो लाइफ इंश्योरेंस करवा ले, मेरे से कार की इंश्योरेंस करवा ले, मेरे से मेडिक्लेम करवा ले, वो तो मेरा कस्टमर बन गया, कल को वो मेरा क्लाइंट भी बनेगा। मेरे तो 10 में से 10 क्लिक हुए ना जी। तो इस चीज को इतना अप्रिशिएट किया गया। आज भी वो चीज मुझे याद है, वो हॉल का सीन याद है कि किस तरह से मेरे को अप्रिशिएट किया गया। सिमिलरली आपको भी डिसहार्टेड होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 10 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग की है, उसमें से 6 लोग आपको नहीं काम देते, 4 लोग देते हैं या 3 लोग देते हैं, तो बाकियों को भी लिखे रखिएगा, उस लिस्ट को और बड़ा करिएगा। तो ट्राई अगेन है, कभी ना कभी वो जरूर आपसे काम करवाएगा। इस तरह की आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स। अगर मैं एग्जांपल देने लग जाऊं तो 2 घंटे लग जाए। तो डिसहार्टेड होने की कोई जरूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने आज का जवाब दिया और आज का सेशन लिया। सर क्या इतना लंबा एक्सपीरियंस है, इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, यदि हम चाहें तो घंटों तो सुनते रहें और शायद सर के अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस हमें और मोटिवेट करते रहेंगे। लेकिन समय की सीमा है और हम लोगों के साथ एफपीआरटी का हमेशा से ये ध्येय रहता है कि हम लोग अपने काम टाइम से शुरू करें और टाइम पे संपन्न करें। तो मैं आज के सेशन के लिए हरीश अरोड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद के लिए मैं हमारे एफपीआरटी के एक मेंबर हैं डॉक्टर विजेंद्र हुड्डा, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आज आपके वोट ऑफ थैंक्स दें। डॉक्टर विजेंद्र हुड्डा प्लीज। सर नमस्कार। अतुल जी, जैसा आपने बताया हरीश अरोड़ा जी हैं, विकास अरोड़ा जी हैं, सुरेश अरोड़ा जी हैं, तो मेरा सौभाग्य है मुझे तीनों के साथ मिलने का मौका मिला है। तो मैं इस बात को अपने आप को लकी मानता हूं कि मैं तीनों से मिला हूं। अभी मैं सर के लिए क्या कहूं, ये तो मतलब वो कहते हैं सूरज को दिए दिखाने वाली बात है। अभी अमृतसर में एलीट ग्रुप जो LIC ने लॉन्च किया, तो मैं सर के साथ मुझे वहां भी मिलने का मौका मिला। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ 300 लोग थे और हमारे जडेजा बजाज साहब थे, उन्होंने अपने हरीश अरोड़ा जी को बुलाया और इनका एक्सपीरियंस शेयर करवाया। तो सर वो मैं मतलब हैरान हूं जो इनकी बातें सुनी, इतने डाउन टू अर्थ, इतने पोलाइट वे में, मतलब सर मैं तो गदगद हो गया वहां पे। तो मैं हरीश अरोड़ा के साथ बहुत जुड़ा हूं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और हरीश अरोड़ा जी मैं आपको बताता हूँ, आपने जो बड़ा अच्छा टॉपिक दिया बैक टू बेसिक, हम अक्सर अपनी पहली क्लास को भूल गए थे, दोबारा अपने पहली से फिर ग्रेजुएशन हमारे को करा दिया है। तो ये जो 5 चीजें आपने बताई हैं, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि चेंज इज ऑलवेज बेटर। अभी एक सर ने क्वेश्चन किया था कि सर डीमोटिवेट, सर आपने ये शब्द दे दिए चेंज इज ऑलवेज बेटर, तो सर डीमोटिवेट तो खत्म कर दिया आपने हमारा। और जो 5 चीजें बताई सर, प्रोस्पेक्ट, कस्टमर, क्लाइंट, सपोर्टर एंड एडवोकेट, सर मैं सभी का धन्यवाद करूंगा। इस पर विचार करें। और सर मेरा विश्वास है जितने एफपीआरटी के मेंबर सुन रहे हैं वो सभी सीओटी के काबिल हैं, सीओटी जरूर करेंगे। और अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने संक्षिप्त में बहुत अच्छी बातें करी। मैं चाहता हूं कि राजेश राठौर एक बार सबको ना पहले अनम्यूट करके हम पूछ लें कि आज का सेशन सबको कैसा लगा। हम सर से फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि जब जब हमें आपकी जरूरत हो आप हमारे लिए अवेलेबल रहना। ये परिवार आपके जो एक्सपीरियंस के लिए हमेशा याद करता रहेगा आपको, और आपकी जरूरत पड़े जब जब आपसे आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी हो, इस परिवार के साथ जुड़ने के लिए जरूर आइए। हरी जी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार सेशन रहा सर। थैंक यू सो मच एफपीआरटी का। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन। वंडरफुल सेशन। हरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू और आप ऐसे अपना आशीर्वाद हमको देते रहे। बहुत बढ़िया सेशन रहा, बहुत सुंदर, जबरदस्त, शानदार, बहुत ही जबरदस्त सेशन सर। बढ़िया बढ़िया, रिक्वेस्ट करता हूं बहुत ही बढ़िया सेशन, मोटिवेशन। थैंक यू राजेश, शांति बहुत ही बढ़िया।